ये लड़ाई अपने अंत के करीब आ चुकी है और अब इसका रिजल्ट ही ये तय करेगा कि क्या इंसानियत इस दुनिया में सरवाइव कर भी पाएगी या नहीं। ये लड़ाई है डीमंस के माइटी किंग और अपने इंसानियत की आखिरी उम्मीद, इंसानियत के रक्षक बरुओ वेस्टगार्डन के बीच। बरुओ वेस्टगार्डन अब इस लड़ाई में अपने सबसे ताकतवर ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है, इस दुनिया की सबसे ताकतवर स्वॉर्ड। ये तलवार प्लैनेट्स को भी दो भागों में बांटने के काबिल है। जब ये दोनों शक्तियां आपस में टकराती हैं तो इसके रिजल्ट के तौर पे डीमंस का माइटी किंग और यहाँ इंसानियत की आखिरी उम्मीद दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड लग रहे हैं, पर आखिर में कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं है और दोनों ही एक और राउंड करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर इससे पहले कि कोई जीतने वाला सामने आ पाता, थोड़ी ही दूर पे कुछ डार्क रोब पहने लोगों को इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। और अब जब डीमन किंग और इंसानियत की आखिरी उम्मीद अपनी आखिरी सांसों पर हैं तो ये धोखेबाज अपने ही किंग को धोखा देके एक मैसिव अटैक्स इन दोनों के ऊपर चार्ज कर देते हैं और ये हमला ह्यूमन और डीमन किंग को दोनों को ही निगल जाता है। तो अब इस लड़ाई का खात्मा होता है दोनों पार्टीज के अंत से, जहां डीमन किंग पूरी तरह से चीथड़े चीथड़े उड़ चुका है तो वहीं दूसरी तरफ ये इंसान अब भी अपनी आखिरी सांसें भर रहा है, पर वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी सोचता है कि अब इंसानियत का सबसे ताकतवर तलवारबाज और जादूगर मर चुका है, तो अब इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। और इन काले कपड़े वाले लोगों के हिसाब से अब पूरे 1000 साल तक इस दुनिया में शांति रहेगी। पर 1000 साल के बाद क्या होगा, चलो अब देखते हैं। फिर हमें 1000 साल के बाद बहुत ही मैसिव रेडियस में फैली हुई एक एकेडमी का सीन दिखाते हैं जिसका नाम है बरीडो एकेडमी। इसी एकेडमी में हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जिसने मैजिक की किताब और एक तलवार को अपने गले से लगा रखा होता है और उसकी हालत देख के उसकी दशा बिल्कुल ठीक नहीं लग रही होती है, क्योंकि कुछ पुलिस उसे परेशान कर रहे हैं। परेशान क्या, मार मार के बिल्कुल हालत ही खराब कर दी है उसकी। और इन लोगों के इसे परेशान करने का रीजन क्योंकि ये बच्चा सीखना चाहता है स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक दोनों एक साथ, पर इसकी वजह से ना वो ठीक से मैजिक कर पाता है ना ही स्वॉर्ड चला पाता है, इसीलिए ये बच्चे इसको बुली किए जा रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है कि अब इस एरा में लोग ये समझते हैं कि कोई भी मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप को एक साथ नहीं सीख सकता, इसीलिए अब लोग मैजिक या स्वॉर्डमैनशिप में से किसी एक चीज को चुनते हैं और पूरी जिंदगी उसे ही मास्टर करने में लगाते हैं। और यहाँ ये बुली भी इस बच्चे को यही सब समझा रहा है या मार मार के समझा रहा है, पर इस बच्चे को समझना ही नहीं है क्योंकि वो मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप दोनों को ही सीखना चाहता है। और अब तो ये बच्चा इसकी तलवार और इसकी किताब के ऊपर पैर रखता है और कहता है कि ये दोनों को एक साथ नहीं समझा जा सकता, और वो कुत्ते ही शक्ल बनाते हुए इसकी और बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये बिगिनर लेवल से ज्यादा का मैजिक भी नहीं कर सकता और स्वॉर्डमैनशिप में बस ये तलवार को इधर उधर ही घुमाता रहता है। फिर वो एकदम से इसको कॉलर से उठा लेता है और वो कहता है कि तू इतना कमजोर होने के बावजूद तूने मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप दोनों को एक साथ चुन लिया, कितना घमंडी है तू। और ये उस बच्चे को उठा के दूर फेंक देता है, पर ये बच्चे भी इतना कोई कमजोर नहीं है। वो कहता है कि भले यहाँ कुछ भी हो जाए, मैं मैजिक स्वॉर्ड सेंट की तरह मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप को मिला के एक ऐसी ताकत को हासिल करूंगा जो कॉमन सेंस को भी सरपास करती हो। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट करे। और ये सब सुन के तो अब ये सारे बच्चे इसको और भी ज्यादा पीटने लग जाते हैं, कहते हैं अब भी समझ में नहीं आया, बहुत अनाई बन रहा है। फिर हमें इस बेचारे का नाम पता चलता है, इसका नाम है डेरिया वेस्टगार्डन। ये इसी बेरिडो एकेडमी में सेकंड ईयर में है। यहाँ बच्चे इसे पीटना कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं कि मैजिक स्वॉर्ड सेंट बस ये कहानियों में ही है, मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप को एक साथ सीखना इंसानों के लिए नामुमकिन है, सच्चाई का सामना कर लूजर। यहाँ इस बुली को डेरिया को मारते मारते पसीने भी आ रहे होते हैं, पर वो फिर भी कहता है कि तेरी यही चीज मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती है, अगर तू सच में सीरियस है तो किसी बड़े मॉन्स्टर को हंट करके मुझे भी ये साबित करके दिखा कि कोई ऐसी ताकत एग्जिस्ट भी करती है जो कॉमन सेंस को भी सरपास कर दे। और वो फाइनली ये बेचारे डेरिया को छोड़ के यहाँ से जाने लगते हैं, पर यहाँ पर डेरिया ने भी हार नहीं मानी है और वो ऐसे ही खून में लथपथ कहता है फाइन ठीक है, बस मुझे एक बड़े मॉन्स्टर को ही हंट करना है ना। फिर हमारा सीन चेंज होके किसी हरे भरे जंगली टाइप एरिया में आ जाता है और हाँ अब तक तो तुम समझ ही गए होगे, हमारा डेरियस भी यहाँ पर आ चुका है और वो इस समय ये सोच रहा था इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे कितने लोगों ने और कैसे कैसे ताने मारे हैं, मैं कोशिश करता रहूंगा और जरूर किसी दिन। पर तभी इसके सामने एक जायंट डायनासोर जैसा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि नीचे इसी की तरफ देख रहा था। इसके सामने आते ही डेरिया की बॉडी कांपने लग जाती है और वो अपनी तलवार को ठीक से पकड़ भी नहीं पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पर वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी देरी नहीं करता, वो अपना एक पंजा लेके इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और एक ही अटैक में इसकी बॉडी को बीच में से फाड़ देता है। और इस टाइम पे वो बिल्कुल भी खुद की बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा था, उसके बॉडी के अंदर से सारी हिम्मत तुरंत ही गायब हो गई थी, वो तुरंत घुटनों पे आता, उसकी बॉडी से खून पानी की तरह बह रहा था। वो मॉन्स्टर ताजा ताजा शिकार जीतने की खुशी में एक जोर की दहाड़ लगाता है। यहाँ ये बच्चा अब अपनी आखिरी सांसों पे है और डेरिया अपनी आंखें बंद
करते हुए सोचता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, बिल्कुल मैजिक स्वॉर्ड सेंट की तरह। जैसा कहानियों में कहा जाता है, भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे एक ऐसा पर्सन बनना है जो लोगों की मदद करे और उन्हें प्रोटेक्ट करे। फिर वो अपनी आंखों में आंसू लिए कहता है मुझे ऐसा ही पर्सन बनना है। तभी जैसे खुद भगवान ने इसकी पुकार सुन ली हो, आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। इससे ये डायनासोर भी हैरान और कंफ्यूज दोनों एक साथ हो जाता है। तभी आसमान से एक बिजली आके यहीं पर ही गिरने लगती है। इससे ये भी हैरानी से ऊपर देखता है और यहाँ ये लाइट जहां भी गिरने वाली थी वहां से रास्ता घूमते घूमते सीधे ही एमसी की तरफ बढ़ने लगती है। और हमें ये इस तरफ से देखने से एक रॉकेट के जैसा लग रहा है जो कि सीधे ही एमसी के अंदर ही जाके घुस जाता है। फिर हमें एक व्हाइट स्पेस में उसी मैजिशियन की सोल को दिखाते हैं जो कि एपिसोड की शुरुआत में डीमन किंग से लड़ रहा था। और ये धीरे धीरे करके जाग जाता है और वो उठने लगता है, पर इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर वो देखता है कि एकदम से जो अपने एमसी की बॉडी है वो भी उसी की तरह उठने लगी है। और यहाँ पर ये दोनों ही एक साथ चिल्लाते हैं व्हाट द हेल, मुझे मर नहीं जाना चाहिए था। और वही पास्ट का मैजिक स्वॉर्ड सेंट अपने डेरियस की बॉडी में आ चुका है और वो पैनिक करते करते खून खांस देता है और वो कहता है कि अरे नहीं, ये तो क्लियरली मेरी बॉडी नहीं है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पे तो एक बहुत ही गहरा घाव है। देन वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील करने लगता है और वो शुक्र मनाता है कि मैं अभी तक मैजिक का इस्तेमाल तो कर पा रहा हूँ। तो वो किसी मॉन्स्टर के रोर करने की आवाज सुनता है जिससे ये भी हैरानी से उसकी तरफ देखता है। देन हमें दिखाते हैं ये वही मॉन्स्टर है जो कि अब भी इसको लालच की निगाहों से देख रहा है। देन एमसी नोटिस करता है कि इसके पंजों पे तो मेरा ही खून है। इससे वो समझ जाता है कि मेरी बॉडी पे इतना बड़ा घाव ये इसी की देन है। तभी वो मॉन्स्टर एक दहाड़ के साथ एमसी के ऊपर चार्ज कर देता है, पर डेरियस तो इसे बिल्कुल सीरियस भी नहीं लेता। वो एक हाथ में बस फायर स्पेल को एक्टिवेट करता है और जब ये मॉन्स्टर एक दहाड़ के साथ इसकी तरफ आगे आता है तो वो उसे अपनी फायर से जला के राख करने लगता है। और वो कहता है बेवकूफ मॉन्स्टर, शायद तुझे पता नहीं, तेरे सामने कोई बच्चा नहीं, खुद मैजिक स्वॉर्ड सेंट खड़े हैं। और सीरियसली इसकी चील सी निगाहें और ऐसे चेहरे को देख के कोई भी इसे साइकोपैथ बोलेगा। तो अब इस मॉन्स्टर को जिंदा ही जला देने के बाद ये कहता है वेल आखिर मेरे साथ हुआ क्या। फिर वो जंगल से बाहर निकलने लगता है और हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जबकि वो बहुत ज्यादा थक गया है और वो धीरे धीरे सांस लेते हुए कहता है हाँ फाइनली जंगल से बाहर तो आया। फिर वो अपने सामने शहर को देखते हुए कहता है ये तो सच में बहुत ही अच्छी सिटी है। देन वो इन्हीं शहर वालों के कपड़े देखने लगता है और वो कहता है कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, पूरे शहर में अच्छी साफ सफाई है। जैसा कि मैंने सोचा था, पहले से कंपेयर करें तो ये सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। फिर डेरियस पास्ट को इमेजिन करता है जब उसके डीमन किंग के साथ आखिरी बैटल हुई थी और वो याद करता है कि जब वो लड़ाई कर रहा था उसी समय कुछ डीमन ट्राइब्स के स्नीक अटैक ने मुझे डेफिनेटली मार दिया था। उस समय मैं इंसानियत को प्रोटेक्ट करने का मेरा रोल पूरा नहीं कर पाया था और मेरी सोल डीप रिग्रेट में खो गई थी। मैं इसी दुनिया से जुड़ गया था बहुत ही लंबे समय के लिए। और वो सोचता है मेरे मरने के बाद भी यहाँ तो टाइम कंटिन्यू रहा। देन वो अपने कपड़े देखते हुए सोचता है कि मेरी बॉडी का रियल ओनर कोई स्टूडेंट था, है ना। तो वो सोचता है कि अगर मैं कोई एकेडमी का स्टूडेंट हूँ तो जरूर मुझे यहाँ से बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो सबसे पहले मुझे एकेडमी में जाना पड़ेगा। फिर हमें इसी बरीडो एकेडमी को दिखाते हैं जो कि सच में शानदार है और हमें बताया जाता है कि यहाँ पर दो डिपार्टमेंट हैं, पहला है मैजिक डिपार्टमेंट और दूसरा है स्वॉर्ड डिपार्टमेंट। और बरीडो एकेडमी इस कंट्री की लार्जेस्ट एकेडमी में से एक है। और अब हमारा डेरियस भी इस एकेडमी में आ चुका है और इस एकेडमी को पास से देख के इसे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इसका एकेडमी का खास तौर पे ये मोमेंटम उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। और उसी स्वॉर्ड मोमेंटम के नीचे एक अच्छा सा स्टैचू था जिसे देख के ये भी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है ये किसके ऑनर में बनाया गया है। फिर ये थोड़ा और कंफ्यूज जाता है और वो कहता है अरे नहीं, ये तो मैं ही हूँ। और वो ये जगह देख के तुरंत ही समझ जाता है कि ये वही जगह है जहां पर डीमन किंग और मेरी लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड सेंट की आखिरी लड़ाई हुई थी। तो इसका मतलब ये एकेडमी उसी बंजर जमीन पर बनी है। ये समझने के बाद तो उसका सर ही चकराने लगता है और वो सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो बिल्कुल बंजर जमीन थी, कुछ ही दशकों में इतना ज्यादा डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तभी वो पीछे दो बच्चों की कन्वर्सेशन पे ध्यान देता है जहां पर दो लोग बात कर रहे थे जब से मैजिक स्वॉर्ड सेंट ने डीमन किंग को हराया है इस साल तब से 1000 साल पूरे होने वाले हैं। ये सुन के तो उसके सर में बिजलियां कड़कने लगती हैं, उसका मुंह आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो सोचता है क्या 1000 साल। और पीछे बच्चे बात करते रहते हैं कि ओह सच में 1000 साल होने वाले हैं। दूसरा बच्चा कहता है क्या सच में मैजिक स्वॉर्ड सेंट एग्जिस्ट भी करता है। तो दूसरा कहता है किसे पता। ये सुन के तो एमसी बिल्कुल स्टैच्यू बन गया था और अब तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए सड़क के बीचों बीच एकदम से चिल्लाता है 1000 साल, अब मैं 1000 साल के बाद वापस यहाँ क्यों आया हूँ, इस बॉडी की ओरिजिनल सोल के साथ क्या हुआ है। और इसके साथ साथ मैंने डीमन किंग को नहीं हराया था, वो लोग कहाँ पर गए जिन्होंने मुझे और डीमन किंग को एक साथ
मार दिया था। फिर वो अकेडमी की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मुझे 1000 साल पुराने पास्ट को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। पर तभी पीछे से कुछ लोग आते हुए डेरियस के बारे में फिर से उल्टा सीधा कहने लगते हैं और हमें दिखाते हैं ये वही बुलीज का ग्रुप है जो एमसी के डेरियस की बॉडी में आने से पहले उसे परेशान किया करता था। पर एमसी को तो घंटा कुछ नहीं पता। वो कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? मोटू कहता है और किससे बात करेंगे? पतलू कहता है तेरे जैसे बेवकूफ से ही ना, जिसने स्वॉर्ड और मैजिक डिपार्टमेंट एक साथ लेके बैठा है। फिर ये लीचड़ पोर्क्यूपाइन कहता है मैंने सुना तू जंगल गया था पर अंत में शायद तू वहां से भाग भाग के ही आ गया। पर डेरियस तो आधी नींद में कहता है आखिर तुम हो कौन बे? पर तभी एकदम से उसके सर में एक अजीब सा दर्द होने लगता है, जिससे इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की मेमोरीज उसे एक साथ मिलने लगती हैं, जहां पर ये बुलीस उसे कितनी बुरी तरीके से बुली करते थे, कितने बुरे तरीके से मारा करते थे। और वो कहता है ये इतनी सारी मेमोरीज। अब डेरियस को समझ में आ जाता है इन्हीं लोगों की वजह से इस बॉडी का प्रीवियस ओनर इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था। और वो मन में सोचता है कि इस बॉडी का प्रीवियस ओनर मैजिक स्वॉर्ड सेंट को एडमायर करता था और इसीलिए ये लोग उसे इतना ज्यादा बुली करते थे। और इन लोगों को साबित करने के लिए डेरियस जंगल में चला गया और वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया, मैं इसे ऐसा नहीं जाने दे सकता। फिर डेरियस अपनी एक आंख बंद करके कहता है हाँ अब मुझे याद आया। और डेरियस का ऐसा एटीट्यूड देख के तो ये लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एकदम से। पर अपना एमसी इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है मैं डेरिया वेस्टगार्डन जो मैजिक डिपार्टमेंट के सेकंड ईयर में है, इस एरा का मैजिक स्वॉर्ड सेंट बनकर दिखाऊंगा। जिससे ये सारे बेवकूफ बुलीज पागल भेड़िए की तरह एमसी को ताना मारते हुए सीधे एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरफ अपना डेरियस एक स्माइल के साथ कहता है मैं तुम्हारे ऊपर इजी जाऊंगा, बस तुम इससे मरोगे नहीं। देनो अपने मैजिक से एक तलवार को बना लेता है और वो जैसे ही अपनी तलवार को आसमान में करता है चारों तरफ का माहौल ही बदल जाता है। और वो कहता है अब भागना मत बच्चा। बस पलक झपकने की रफ्तार से एक हमला होता है और उसके दोनों के दोनों बुलीस उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। ये देख के उनका बॉस तो बिल्कुल सदमे में ही चला गया था और वहां पर इन दोनों की हालत से तो ऐसा लग रहा है कि ये तुरंत के तुरंत ही बेहोश हो चुके हैं। इनका बॉस भी घबराते हुए पीछे देखता है पर अपना डेरियस अपनी कंधे पे तलवार रखते हुए कहता है डेरिया जिसको तुम हमेशा ही पंचेस और मुक्के की बरसात करते रहते थे, उसने तो इससे जरूर बहुत ज्यादा फील किया होगा। फिर एकदम से वो अपनी चमकती हुई तलवार लेके आगे बढ़ जाता है और वो कहता है ध्यान से देखो। एक छलांग लगाते हुए चिल्लाता है यह स्वॉर्डमैन से। ये बुली एमसी के हमले के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था, वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। और अपना एमसी हमला करते हुए कहता है कि ये वही स्वॉर्डमैन से है जिसे तुम हमेशा ही ताने मारते थे। ये नुकीले बालों वाला डेरिया के हमले को रोकने की कोशिश करता है पर उसकी जादुई छड़ी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ये तो अच्छा था कि डेरिया ने उसके हमले को उसकी तरफ किया ही नहीं था। फिर डेरिया फटाक से इसकी तरफ मुड़ता है और अपनी तलवार से एक छोटा सा हमला करता है जिससे ये चिल्लाते हुए दूर एक दीवार में जाके टकराता है। उसके टकराने की वजह से एक छोटा सा धमाका भी हो गया था। देन एमसी उसके पास जाता है और कहता है तुम बहुत लकी हो कि मैं एक दयालु इंसान हूँ। देन वो इसकी तरफ तलवार करते हुए कहता है कि अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो तुम्हारी जिंदगी। पर वो इतना ही कह के रुक जाता है क्योंकि इतना ही सुन के इसकी तो चीखें निकलने लग जाती हैं और ये इतना ज्यादा सदमे में चला गया था कि अभी ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाता। और इसकी ये मरी मरी हालत देख के डेरिया सोचता है कि ये इतना ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है। उस बेचारे बच्चे को इसने कितना ज्यादा बुली किया था और बस इतने से इतना घबरा गया। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ता है और पीछे मुड़ के जाने लगता है और कहता है कि चलो अब इसे यहीं पर ही खत्म करते हैं, गुड बाय। और जब डेरिया यहाँ से जा ही रहा था तो ये बुली भी पीछे से पूछता है क्या तुम इससे ठीक हो? यही तो तुम्हारा मौका था सारी बदनामियों का बदला लेने का। तो एमसी पीछे से अपना सर खुजाते हुए कहता है हाँ तुम नहीं समझोगे। देन वो इसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है अगर मैं इसे और भी ज्यादा कंटिन्यू करूं तो डेरिया बुरा मान जाएगा। आखिर डेरिया ऐसा ही तो इंसान है। अब ये बुढ़ा वाली बातें सुन के तो ये बेचारा बिल्कुल ही कंफ्यूजन में पड़ा होता है। फिर एमसी आगे आ जाता है और वो सोचता है डेरिया वेस्टगार्डन इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का यही नाम है और मेरी पुरानी जिंदगी में भी मेरी फैमिली का नाम वेस्टगार्डन ही था। मतलब मैं दोनों ही जिंदगियों में सेम ही ब्लड लाइन में पैदा हुआ हूँ। पर तभी आसमान में एक घंटी बजने लगती है और डेरिया भी ये सुन के बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे तो कुछ भी पता ही नहीं था। पर तभी पीछे से एक प्रोफेसर आता है और वो कहता है लंच ब्रेक खत्म हुआ, सभी लोग लेसन्स के लिए अपने अपने क्लासरूम्स में जाओ। और अपना एमसी ये देख के सोचता है क्या लेसन्स के लिए? आखिर मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ। पर तभी वो प्रोफेसर सीधा ही डेरिया की तरफ उंगली करते हुए कहता है डेरिया वेस्टगार्डन। तो एमसी कहता है ओ हाँ ये तो मैं ही हूँ। तो वो कहता है यस। तभी एकदम से प्रोफेसर उसके पास ही जाता है और उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि तुम्हें तुरंत ही मैजिक ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके मैजिक की प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना यही समझो कि तुम ड्रॉप आउट तो हो ही चुके हो। और यही चिल्लाते हुए सीधे ही पीछे चला जाता है और अपना एमसी सोचता है लगता है मेरे पास कुछ ज्यादा ही एनिमीज हैं। देन वो सोचता है 1000 साल बाद वाला मैजिक। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो गई है, चलो दिखाओ मुझे। फिर हमारा सीन चेंज होके बरीडो एकेडमी के
मैजिक ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर अपना अब एमसी भी आ रहा है। और इसी ट्रेनिंग ग्राउंड में हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जो कि बिजली के साथ हमला करने की कोशिश कर रहा है और इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि वो अगली पल अभी मूतने वाला है। और वो लाइटनिंग बॉल चिल्लाते हुए पूरी जान से अपना हमला कर देता है। पर यहाँ रियलिटी में तो बस बिजली का छोटा सा हमला जाके टारगेट पे लगता है। पर यहाँ घबराने वाली बात ये थी कि यहाँ पर सारे बच्चे इसके लिए बहुत ज्यादा चीयर कर रहे थे और वो कहते हैं ये बंदा तो सच में अमेजिंग है। और यही सब कुछ अपने एमसी ने भी देख लिया और वो सोचता है क्या इतनी लो लेवल की मैजिक प्रोफिशिएंसी। और वो याद करता है कि 1000 साल पहले तो एक छोटा सा बच्चा भी इससे अच्छा कर सकता है। और एमसी सोचता है 1000 सालों में मैजिक इतना नीचे कैसे गिर सकता है। तभी इसके पास प्रोफेसर आ जाता है और वो इसको ख्यालों में खोया हुआ देखते कहता है वेस्ट गार्डन तुम्हारे पास तो जरूर बहुत ज्यादा टाइम है, बस खड़े होकर यहीं से ही देख रहे हो। वो बिल्कुल खुसट बुड्ढे की तरह अपना चश्मा संभालते हुए कहता है तुम्हारे ऊपर तो चिल्लाना भी बेकार है, आखिर तुम तो एक बिगिनर लेवल का मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर वो अपनी मुच्छी संभालते हुए कहता है कि अगर इस लेवल के साथ तुम अपनी क्लास भी ज्वाइन करना चाहो तब भी नहीं कर सकते। पर एमसी इन तानों को इग्नोर करते हुए हंसते हुए सीधा टीचर से पूछता है वैसे टीचर आप किस लेवल पर हो। तो टीचर खुद पे प्राउड करते हुए कहता है मैं कुछ इनहेरिटेड मैजिक के साथ साथ मैं तो कुछ एडवांस मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि मैजिक लेवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और स्पेशल ग्रेड। और डेरियस सोचता है कि अगर पहले के टाइम पे कोई शो ऑफ करना चाहता था ना तब भी उसे एडवांस रैंक को मास्टर करना पड़ता था। और इस सब के चक्कर में उसके मुंह से निकल जाता है कि मैजिक यूजर्स तो सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। तो इसका टीचर भी मुंह फाड़ते हुए कहता है क्या क्या बोला तूने। तो अपना एमसी कहता है टीचर क्या आप मेरे साथ मैजिक डूल करना चाहेंगे, मैं आपके मैजिक की ग्रेटनेस को खुद पास से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो ये बेकार सी शक्ल बनाते हुए कहता है कितने बदतमीज हो तुम। फिर वो अपना चश्मा निकाल के साफ करने लगता है और धीमी आवाज में कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुम हमारी एबिलिटीज के बीच का डिफरेंस भी पता नहीं लगा सकते। फिर वो अपना चश्मा पहनते हुए कहता है बहुत अच्छे, ये भी एजुकेशन का ही पार्ट है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई कंपैरिजन भी नहीं है। और अब बस ऐसे ही दोनों अरीना में आ चुके हैं फाइट के लिए एकदम तैयार। सभी लोग ऐसे ही बात करने लगते हैं क्या डेरिया और टीचर के बीच में फाइट, क्या ये लोग सच में ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो अब दोनों कंटेस्टेंट लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार। टीचर पूछता है क्या तुम तैयार हो। तो एमसी कहता है एनी टाइम। तुम रेडी हो। तो अपना टीचर भी कहता है हाँ ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रीट के तौर पे मैं वो एडवांस मैजिक दिखाऊंगा जो बच्चों को रेयरली देखने को मिलता है। फिर वो एक इविल हंसी हंसते हुए कहता है मैं अपनी पावर को सप्रेस करके रहूंगा तो चिंता मत करो। वो लड़ाई के शुरुआत में ही अपने एडवांस मैजिक को एक्टिवेट कर लेते हैं और बहुत सारे सर्कल्स एक साथ बन जाते हैं जिसके अंदर से बहुत जोर की लाइट इसकी तरफ बढ़ने लगती है और इसका नाम है फ्लैश बुलेट। पर डेरियस वो तो अब भी अपने पेंट में एक हाथ रख के बैठा है और वो अपने हाथ को निकालता है और एकदम से अपना हाथ घुमाता है और सारी की सारी फ्लैश बुलेट वही नलिफाई हो जाती हैं। और बस इतना ही नहीं, यहाँ टीचर भी चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसके सारे सर्कल्स भी वहां तक डिस्ट्रॉय हो गए थे। और डेरिया की ये ताकत देखने के बाद तो उसका चेहरा खौफ से भर जाता है। और यहाँ डेरियस बस अपना हाथ हिला के कहता है हाँ शायद ये इतने में ही खत्म हो गया। फिर वो एक चीकी स्मेल लेते हुए कहता है चलो अब मैं तुम्हें भी एक अच्छा स्पेशल चीज दिखाता हूँ। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है स्पेशल ग्रेड और उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है। देन वो टीचर से कहता है मैं आशा करता हूँ कि आप भी ये समझ पाओगे। फिर वो अपने दोनों हाथों में स्पेशल ग्रेड के मैजिक को एक्टिवेट करके 2 जायगेंटिक सर्कल्स बना लेता है और वो जोर से चिल्लाता है तुम्हारे और मेरे बीच में एब्सोल्युटली कोई कंपैरिजन नहीं है। और हमें दिखाता है डेरिया के बगल में 2 जायगेंटिक मैसिव सर्कल्स साइन मार रहे होते हैं। ये देख के टीचर के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है इम्पॉसिबल। और यहाँ डेरिया एक स्माइल देते हुए कहता है स्पेशल क्लास मैजिक असुरा स्लैश। इन दोनों मैजिक सर्कल्स के अंदर से एक एक स्लैश निकलता है और ये सारे इसी टीचर की तरफ बढ़ने लगता है। पर किस्मत से नहीं, डेरिया की कैलकुलेशन से वो दोनों ही स्लैश टीचर के बगल से निकल के ही गायब हो जाते हैं। और ये देख के टीचर की हालत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और यहाँ डेरिया भी अपने दोनों सर्कल्स को गायब करते हुए कहता है क्या हुआ सीनियर, क्या मैंने अपने स्पेशल क्लास मैजिक से कुछ ज्यादा ही तेज मार दिया। और ये सब कुछ बच्चे भी देख रहे थे। तो डेरिया भी इनोसेंट बनते हुए कहता है ये बस एक मैजिक डुएल थी, तो ये इतना भी कुछ खास नहीं था। और फिर वो टीचर से कहता है कि अगर आप मेरे ऊपर अब भी नीचे नैनों से देखने की कोशिश कर रहे हो तो हो सकता है कि अगली बार मेरे स्पेल्स एक्सीडेंटली आपसे टकरा ही जाए। ये सुनकर टीचर की हालत भाई तुम खुद ही देख सकते हो। अरे इस टाइम पे सच में मुझे इस टीचर पे दया आ रही है, इतना भी कुछ गलत नहीं किया था इसने। फिर ये टीचर भी अपना चश्मा सही करते हुए कहता है मैं तुम्हारी स्किल को रिकॉग्नाइज करता हूँ वेस्ट गार्डन। ये फैक्ट है कि जो स्पेल तुमने यूज किया था उसने मेरे स्पेल को बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर दिया। ये सुन के सारे बच्चे बात करने लगते हैं क्या डेरिया के मैजिक ने टीचर के मैजिक को सप्रेस कर दिया, डेरिया की पावर तो सच में इंसेन है। ये सब सुन के डेरिया भी एक स्माइल देता है और वो मन में सोचता है कि अब इससे डेरिया को ताना मारने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे करके कम होती रहेगी। फिर टीचर एकदम से डेरिया से कुछ सवाल जवाब करने लगता है और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कब
से इतने ताकतवर हो गए। ये सुनकर तो डेरिया का सारा उत्साह गायब हो जाता है। अब उसे खुद समझ में नहीं आता कि वो इसका जवाब कैसे देने वाला है और वो मन में सोचता है अरे हाँ, अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं। 1000 साल पहले वाले दी ग्रेट मैजिक स्वॉर्ड सेंट वो मेरे अंदर है, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो कोई भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा। फिर वो अपना सर खुजाते हुए कहता है मैं भी शायद मैंने मैजिक करने के लिए कोई ट्रिक पता लगा ली है। तुम लोगों को क्या लगता है इन 4 आंखों वाले टीचर से कुछ छुप पाएगा? वो एकदम से अपना सवालों का पिटारा लेके डेरिया के ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है भले ऐसा भी कुछ हो तब भी ऐसा कोई रास्ता नहीं कि तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। टेक्निक की बात हो या पावर की, तुम तो कल से पूरी तरह से बदल गए हो। फिर अब बेचारा डेरिया भी फंस जाता है और वो झूठी हंसते हुए कहता है हाँ आप सही तो कह रहे हो। फिर वो मन में सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में पास डाउन की जाने वाली स्किल्स, नॉलेज और ये मैजिक पावर, ये कुछ भी इस बॉडी से बिलोंग नहीं करता। ये सब कुछ जरूर बहुत ज्यादा अलग लगता है पर ज्यादातर चीजें तो बदली हैं, वो मेरी सोल के इन्फ्लुएंस के कारण है। ये सब कुछ एक ही दिन में तो नहीं बदल सकता, पर जैसे ये पूरा यूनिवर्स डेरिया की मदद ही करना चाहता हो। इस कन्वर्सेशन में फंसा ही था कि पीछे से जोर जोर से मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं और पीछे जब सब लोग देखते हैं तब सब लोग देखते हैं कि बहुत ही बड़ा चिड़ियों का मैसिव झुंड इन्हीं की तरफ बढ़ रहा है। और इतना बड़ा मैसिव 20 चिड़ियों का झुंड देख के टीचर के भी आवाज कांपने लगती है। वो कहता है आखिर ये है क्या? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे मॉन्स्टर कभी नहीं देखे। ये सुनकर तो डेरिया भी बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या कभी नहीं देखे? क्या ये ऐसा मॉन्स्टर नहीं जो आसपास ही रहता है? फिर डेरिया अपने राइट हैंड को उठा के 2 उंगलियों में लाइटनिंग को जमा करने लगता है और एकदम से उसी झुंड की तरफ पॉइंट करके बहुत ही जायंट सा मैसिव लाइटनिंग को शूट कर देता है। ये हमले कुछ लाइटनिंग बीम्स में ट्रांसफॉर्म होकर इन बर्ड्स को शूट करने लगते हैं और एक एक हमले में ये बर्ड्स मरने लगती हैं। ये तेज बिजली इनकी पूरी बॉडी को अंदर से जला देती है। ये देख के डेरिया कहता है ये तो बहुत कमजोर है। और डेरिया की ये हरकत देखने के बाद सारे बीस्ट बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये सारे बीस्ट अपने फेदर्स को ऑरा में इम्ब्यूट करके डेरिया की तरफ शूट करने लगते हैं, पर डेरिया तो खुद से एक फायर की शील्ड जैसी बना लेता है और वो हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ऐसे छोटे मोटे अटैक से तुम मुझे हरा सकते हो? पर डेरिया पीछे देखते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज जाता है क्योंकि पीछे सारे बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मॉन्स्टर है भागो। ये देख के डेरिया कंफ्यूजन में सोचता है एक मिनट, ये सब ऐसे पैनिक क्यों कर रहे हैं? ये सारे मैजिशियन है, ऐसे कमजोर मॉन्स्टर का सामना तो ये आसानी से कर सकते हैं ना। पर तभी इसे पीछे से एकदम से मैजिक सेंस होता है। ये पूरी फुर्ती से जब पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे उसका टीचर ही मैजिक को चार्ज कर रहा था और वो एकदम से चिल्लाता है मैं एक टीचर हूँ, मैं ऐसे भाग नहीं सकता। देखा, मुझे लगा ही था ये टीचर उतना भी बुरा इंसान नहीं है, फालतू में डेरिया ने इतना डरा दिया बेचारे को। तो अब इन्हीं टीचर के लिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तबाही टीचर। ये टीचर अपनी मैजिक बुलेट को इन मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देता है। ये मैजिक बुलेट जाती है उस मॉन्स्टर के पास, जैसे ही पहुंचती है टीचर एक जोर की चीख लगाता है। वो मैजिक बुलेट अनगिनत मैजिक बुलेट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो बूम बम बूम वहीं पे धमाके करने लगती हैं। ये टीचर अपनी छड़ी उठा के खुशी मना ही रहा था, पर वहां से ऊपर से एक भी बर्ड नीचे नहीं गिरता क्योंकि वहां पे जैसे ही धुआं हटता है सारे बर्ड सही सलामत थे। ये देख के एमसी सोचता है एक ऐसा एरा जहां पर मैजिशियंस का लेवल इतना ज्यादा गिर चुका है, ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर भी इतने बड़े खतरा बन सकते हैं। तभी इसे पीछे से एक आवाज आती है फायर स्पीयर। तो एमसी भी पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर एक लड़की है और ये अब भी भागी नहीं है, बल्कि ये अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उन मॉन्स्टर से लड़ाई करने की कोशिश कर रही है, ये जानते हुए भी कि इन मॉन्स्टर्स का नंबर कहीं ज्यादा है और इसकी पावर कहीं ज्यादा कम। और ये देख के एमसी को भी इसकी ताकत कमजोर तो लग रही थी, पर वो कुछ देख के एक स्माइल करता है। तभी एक मॉन्स्टर इस लड़की को अपना टारगेट बना लेता है और वो इसकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ ये लड़की इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो अपना मैजिक भी कास्ट नहीं कर पाती, पर एमसी खड़ा होकर देखने के लिए थोड़ी है, वो एकदम से फुल स्पीड में जाता है, हवा से भी तेज जाके इस लड़की को अपनी गोद में उठा के फुल स्पीड में दूसरे छोर पे पहुंच जाता है। और वो इस लड़की से एक स्माइल लेते हुए कहता है अभी भले ही तुम कमजोर हो, पर इस हिम्मत के साथ अगर तुम कड़ी मेहनत करो तो जरूर बहुत ताकतवर बनोगी। और वो लड़की भी मुंह खोल के इसको देख रही थी। तभी इस लड़की को याद आता है और वो बड़े प्यार से बोलती है सेनपाई डेरिया। और एमसी इसे गोदी में से नीचे उतारते हुए कहता है अब इसे ध्यान से देखना। फिर वो चिल्लाता है फायर स्पीयर और वो हाथ आगे जैसे ही करता है उसके आगे बहुत ही खतरनाक से स्पीयर्स बन जाते हैं। और ये पावर देखने में सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही है। और अपना एमसी कहता है सही ट्रेनिंग से तुम इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस में से एक बन सकती हो। और पीछे वो लड़की डेरिया का ये मैजिक देख के तो बिल्कुल इसकी दीवानी हो जाती है, पर ये मॉन्स्टर उतने ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। पर अपना एमसी यहाँ कहता है आई होप तुम इसके लिए तैयार हो। जब मैजिक स्वॉर्ड सेंट की तरह मैं अपनी पावर को अनलीश करता हूँ तो पीछे हटने का तो कोई चांस ही नहीं है। ये लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस डेरिया को घूरती ही रहती है और डेरिया यहाँ अपने सारे फायर स्पीयर्स को लॉन्च कर देता है। ये फायर स्पीयर इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि जैसे ही उन मॉन्स्टर से टच करते हैं वहीं एक्सप्लोड करके आसपास की पूरी जगह पे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं सबकी बॉडी चीथड़े चीथड़े उड़ जाती है। और एमसी सोचता है कि उस एरा का मैजिक पूरी तरह से अलग है। यहाँ ये लड़की पूरी तरह से अमेजमेंट में इसको देखती रहती है और वो कहती है अनबिलीवेबल। उसका पूरा हाथ भी कांप रहा होता है। और दूसरी
तरफ अब इन बीस्ट को गुस्सा आ गया और वो फुल स्पीड में एमसी की तरफ चार्ज करने लगते हैं। ये देख के अपने डेरिया भी सोचता है कि ये सब लोग अब अपने पास आके हमला करने की सोच रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैजिशियन कितना ही ताकतवर हो, जब वो मैजिक कास्ट कर रहा होता है तो वो कुछ समय के लिए वनरेबल हो ही जाता है। इसीलिए भले ही मेज कितने ज्यादा स्किल्ड क्यों ना हो, हमेशा उसके पास एक ना एक ओपनिंग तो होती ही है। इसीलिए मेज के साथ फाइटिंग करना हो तो सबसे पास आके हमला करना ही ये सबसे स्मार्टेस्ट मूव होती है। डेरिया अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है और वो कहता है पर ये बस तभी काम करता है जब तुम किसी ऑर्डिनरी मेज से सामना कर रहे हो। और वो अपने हाथ से तलवार बना के आने वाले बीस्ट को एक ही बार में 2 भागों में बांट देता है और वो हंसते हुए कहता है कि मैं ऑर्डिनरी से तो बहुत दूर हूँ। फिर वो छलांग लगा के इन्हीं की तरफ बढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं मैजिक और स्वॉर्डमैनशिप में पीक पर पहुंच चुका हूँ। फिर वो बीच आसमान में अपनी तलवार को कस के पकड़ता है और एकदम से सबके ऊपर रश कर देता है और वो चिल्लाता है कि अब देखो मेरी स्वॉर्डमैनशिप की अल्टीमेट टेक्निक्स। और वो एक एक करके एक एक झटके में सारे के हेड काटने लगता है। और जो बीस्ट यहाँ स्कूल में बेचारे मुलायम नरम मांस वाले बच्चों को खाने के लिए आए थे वो अब खुद ही गाजर मूली की तरह कटते जा रहे हैं। डेरियस अपनी स्काई डांस टेम्पेस्ट टेक्निक से आसमान में तबाही मचाते मचाते अब नीचे आ जाता है और कहता है कि ठीक है अब इन मॉन्स्टर्स के लिए इतना काफी होगा। पीछे भी यहाँ टीचर चिल्लाते हुए आता है, हे तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए। यहाँ ये लड़की अपनी आंखें मुंह बड़े बड़े करते हुए एमसी को ही देख रही है। पर यहाँ मैजिक स्वॉर्ड सेंट खूबसूरत लड़कियों को देखने की वजह मरी हुई डेड बॉडीज को देखते हुए कहते हैं हाँ इस बॉडी के साथ भी इन्हें मारना आसान था। फिर हमें इसी बरीडो एकेडमी की लाइब्रेरी का सीन दिखाते हैं जहां पर अपना एमसी जो अपनी बॉडी की कुछ ही टाइम पहले तारीफ में कर रहा था वो अब बहुत जोर जोर से आहें भर रहा है और वो अपनी मरी मरी आवाज में कहता है मेरी पूरी बॉडी बहुत जोर जोर से दर्द कर रही है। और ये सबको सारे बच्चे भी सुन रहे थे और अपना एमसी इससे और भी ज्यादा शर्माने लगता है और वो अपनी टूटी फूटी हालत में ही हमें बताता है कि फाइट के बाद से ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था पर जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है मेरी बॉडी उतनी बुरी तरह से दर्द करती जा रही है। फिर वो खड़ा होने लगता है और कहता है कि पहले जैसे मैं अपनी बॉडी को हिला पाता था पैसे तो अब नहीं हिला पा रहा हूँ। फिर वो अपनी बुक्स पढ़ने लगता है और वो सोचता है कि इतना ज्यादा दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी इतना ज्यादा ट्रेनिंग के लायक नहीं है। और वो अपनी बुक्स को खत्म करने के बाद एक अच्छा सा सॉलिड ट्रेनिंग प्लान बनाएगा। और हमें बताया जाता है कि मॉन्स्टर अटैक के बाद एकेडमी ने डिसाइड किया कि हम कुछ टाइम के लिए क्लासेस को बंद करेंगे। ये एमसी के लिए तो अच्छा ही था क्योंकि उसे कुछ समय के लिए फ्री टाइम मिल गया था। यहाँ डेरिया ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मेरे मरने के बाद आखिर हुआ क्या है और उसने बहुत सारी लाइब्रेरी की हिस्ट्री बुक्स में देखा और उसे सिर्फ एक ही चीज मिली। हर हिस्ट्री बुक में यही लिखा है कि मैंने ही उस डीमन किंग को मारा था। पर यहाँ डेरिया को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। फिर हमें हिस्ट्री बुक की एक स्क्रिप्ट दिखाते हैं जहां पर लिखा था कि मैजिक स्वॉर्ड सेंट ने अपनी जिंदगी खत्म करके इस डीमन किंग को मार दिया। बिना इन डीमंस के किंग के डीमन रेस को कॉन्टिनेंट के एजेस पे ही भागना पड़ा। फिर एमसी लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है पर उसके मन में अब भी यही सब चल रहा था और वो सोचता है कि एक मैजिक स्वॉर्ड सेंट जिसने 1000 साल पहले डीमन किंग को मारा वो अब एक लेजेंड बन चुका है जो कि बस कहानियों में ही दिखता है। पर उसके दिमाग में ये बात अब भी खटक रही है, वो डीमन किंग ना ही उसके वो डीमन साथी वो उस टाइम से कभी भी हिस्ट्री में नहीं दिखाई दिए। उनका दोबारा इंसानियत पे हमला करने का कोई साइन दिखाई नहीं दिया। आखिर वो कहाँ ही गायब हो सकते हैं। ये सब सोच के उसके छोटे सर में दर्द होने लगता है और वो कहता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर वो आगे चलने लगता है तभी उसे कुछ जानी पहचानी आवाज आती है तो पीछे मुड़ के देखता है तो ये वही लड़की है जो अभी पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रैक्टिस कर रही है। पर उसके हमले बाकी बच्चों की तरह ही बहुत ज्यादा कमजोर है इसीलिए उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर तभी यहाँ पीछे से डेरिया आता है और वो कहता है ओ तुम ऐसे शांत जगहों पे प्रैक्टिस करना पसंद करती हो। और डेरिया को देख के ये लड़की बहुत खुश हो जाती है। वो फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहती है हाँ मैजिक ट्रेनिंग ग्राउंड्स वो अभी बंद हो गए मॉन्स्टर्स के हमले की वजह से। फिर वो फटाक से एमसी के सामने आती है और उसके सामने झुक के इसको थैंक यू बोलती है पहले उसकी जान बचाने के लिए। और वो कहती है तुम उसी टाइम पे सारे मॉन्स्टर्स को मार के वहां से तुरंत ही भाग गए थे इसलिए मैं तुमको थैंक यू नहीं कर पाई अच्छे से। और ये दोनों बड़ी क्यूट स्टाइल में अपने पास्ट सीन को याद करते हैं जहां पर एमसी टीचर से भाग रहा है और वो उसकी सवालों की लड़ी खत्म नहीं हो रही और वो कह रहा है तुम्हारी मैजिक कितना अच्छा है और तुम्हारी ये स्वॉर्डमैनशिप इतनी अच्छी कब से हो गई। और एमसी बस ही करता रहता है उसके मुंह से ठीक से सेंटेंसेस भी नहीं निकलते। यहाँ ये लड़की थोड़ी सी दुखी लग रही है और वो कहती है कि ऑनेस्टली सीनियर डेरिया कुन मैं थोड़ी सी सरप्राइज हो गई हूँ आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। फिर वो एकदम से अपने ट्रेनिंग पोस्चर में आ जाती है इससे एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। ये लड़की कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी ताकतवर तो बन ही जाऊं कि मैं मॉन्स्टर्स को भी हरा पाऊं। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने की सोचती है पर उसके हाथों से बस छोटी मोटी सी फ्लेम सी निकलती है। ये देख के वो थोड़ा सा उदास सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि भले मैं कितनी ज्यादा कोशिश कर लूं मेरे ख्याल से मैं बस एक फेलियर ही हूँ। यहाँ डेरिया फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो सोचता है कि मैं अभी कितना कम ग्रो किया हूँ फिर भी कोई ना कोई तो रीजन होना ही चाहिए क्योंकि मैं तो ठीक से बिगिनर लेवल का मैजिक भी कास्ट नहीं कर सकता और मेरी बॉडी भी अनयूजुअली लो मैजिक कैपेसिटी के साथ पैदा हुई है। यहाँ डेरिया इस नई बॉडी की बात कर रहा है। ये बहुत ज्यादा कमजोर है और ये ठीक से बिगिनर लेवल का मैजिक भी कास्ट नहीं कर पाती। देन डेरिया उस लड़की से कहता है इधर आओ और मुझे एक सेकंड के लिए अपना हाथ दिखाओ। तो ये लड़की कहती है हाँ क्या ऐसे। वो लड़की जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाती है एमसी सीधे उसका हाथ थाम लेता है। इससे ये लड़की बहुत ज्यादा शर्माने लगती
लगती है, एकदम से उसकी चोटी खड़ी हो जाती है। पर डेरिया तो यहाँ उसकी मैजिक पावर सेंस करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसने अपने डिवाइन सेंस को अंदर की तरफ भेजा था। वहां पे एक स्पार्क जाता है और अंदर जाके एक बहुत ही जायंट सा एक्सप्लोजन करता है। यहाँ ये लड़की तो बस कंफ्यूजन में शर्माती जा रही है, पर यहाँ अपने एमसी के हाथ पे एक अजीब सी बिजली दौड़ रही है और ये देख के डेरिया सोचता है आखिर ये किस तरह की मैजिक पावर है। उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। पर यहाँ एमसी एक कंफ्यूजन में शर्माती हुई लड़की को नहीं देख रहा था, वो उसके आसपास के खतरनाक ओवरवेलमिंग ऑरा को देख रहा था। और डेरिया सोचता है इस लड़की के पास लीटर में भी नहीं टन्स में मैजिक पावर है। इसकी पावर इतनी ज्यादा तो नहीं है कि ये मेरी बराबरी कर सके, पर फिर भी ये मेरी पास्ट लाइफ में भी बहुत ज्यादा रेयर हुआ करते थे। फिर एमसी इस लड़की से कहता है अब मुझे समझ में आया, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मैजिक पावर बहुत ज्यादा कम है, बल्कि इतनी ज्यादा है कि तुम खुद भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। हे तुम्हारा नाम क्या है? तो ये लड़की तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसकी एंटीना बिल्कुल ही खड़ा होकर कांपने लगता है और वो घबराती हुई कहती है क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? ये सेलिस है। ये सुन के एमसी कहता है सेलिस तुम स्पेशल क्लास के मैजिक को भी कास्ट कर सकती हो। यहाँ माहौल बहुत ही ज्यादा कूल हो गया। ये लड़की भी अपना मुंह खोल कर कहती है हाँ, पर एकदम से वो खुद पे हार मानते हुए कहती है नहीं ये तो सच नहीं हो सकता, अब मैं बस मेरे पास टैलेंट ही नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इस लड़की की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद को ही हार चुकी है। उसका दिल तो कह रहा है कि वो बहुत ही पावरफुल मैजिशियन बने, पर उसका दिमाग उसे रोकते हुए कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है। वो अपनी कांपती हुई नम आवाज में कहती है, यहाँ तक कि यहाँ के सारे टीचर्स सारे बच्चे यही कहते हैं कि मैं बस। पर एमसी इसकी बात को तुरंत काटते हुए कहता है हाँ, वो सब बहुत कमजोर है कि तुम्हारी ताकत का नोटिस कर सकें। ये सुनकर तो ये लड़की बहुत कंफ्यूज आती है। फिर ये लड़की हड़बड़ाहट में घबराते हुए कहती है अरे नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं बस एक फेलियर हूँ। तो एमसी कहता है क्या फेलियर? देन वो कहता है हे सेलिस क्या तुम एक पावरफुल मेज बनना चाहती हो या बस ऐसे ही हमेशा के लिए कमजोर ही रहना चाहती हो? तो ये लड़की भी एकदम से मुंह खोलने लगती है, पर उसके मुंह से ठीक से शब्द ही नहीं निकलते और वो अपनी कांपती आवाज में जैसे तैसे बोलती है मैं बनना चाहती हूँ। फिर वो एकदम से चिल्लाती है मैं एक ताकतवर मेज बनना चाहती हूँ। और इस लड़की का जोश देख के पूरी मदर नेचर इसके आसपास घूमने लगती है और यहाँ तेज रोशनी में ऐसा लग रहा है कि यही इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। पर यहाँ रियल मेन कैरेक्टर वो तो अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है हाँ ये हुई ना स्पिरिट, रियल मेजर्स के अंदर ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। फिर वो कहता है सीलिस भले तुमने अभी तक रियलाइज ना किया हो, पर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ मैजिक पावर है कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर वो तो इसका टीचर बनकर इसको डांटने ही लगता है। वो इसमें चिल्लाता है कि तुम इसमें बहुत ज्यादा मैजिक पावर डाल रहे हो, इसीलिए तुम बिगनर लेवल का मैजिक भी कास्ट नहीं कर सकती। और एमसी की डांट सुन के तो ये लड़की बिल्कुल रोने जैसा चेहरा बनाती है और वो पीछे जाके रोने लगती है। पर एमसी तो अपनी एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करता है और वो कहता है कि तुम्हें अपने मैजिक के अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए अब भी बहुत सी स्किल्स लगेंगी, पर तुम्हारी ये बिगनर लेवल के मैजिक को कास्ट करना ये तो अभी के लिए भूल जाओ, इसमें अभी टाइम लगेगा। हाँ पर यहाँ पर एक ऐसा मैजिक है जिसे प्रिसाइज कंट्रोल की जरूरत नहीं है, दी स्पेशल क्लास का मैजिक। तो ये लड़की भी असली स्टूडेंट की तरह अपना हाथ खड़े करते हुए एक सवाल पूछने लगती है और वो कहती है कि पर मैंने सुना है कि स्पेशल क्लास का मैजिक इतना ज्यादा एडवांस होता है कि इस एकेडमी के हेडमास्टर भी एकलौते पर्सन है जो स्पेशल क्लास के मैजिक कास्ट कर सकते हैं। तो एमसी हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब सेलियस हेडमास्टर के लेवल पे आ चुकी है। तो ये सेलियस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है क्या? पर एमसी इसको शांत करते हुए बताता है कि मैं भी स्पेशल क्लास का मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ और मुझे पता है ऐसे मैजिक को कास्ट करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ मैजिक पावर चाहिए होती है, पर तुम्हारे लिए सीलियस ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीलियस भी इसे बड़े ध्यान से सुन रही थी, पर एकदम से उसका माइंड टूट जाता है और वो कहता है नहीं बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज मुझसे नहीं संभाल रही। रोते हुए कहती है नहीं नहीं रुको रुको, ये चीजें कुछ ज्यादा तेजी से आगे जा रही है, मैं बिल्कुल भी कीप अप नहीं कर पा रही हूँ। पर एमसी कहता है ठीक है तो अब धीरे धीरे से शुरू करते हैं। अब मैं तुम्हें पहले तुम्हारे लिए एक स्पेशल क्लास मैजिक सिखाता हूँ। वो अपनी किलर स्माइल देते हुए कहता है कि इसमें तुम्हें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ये बिगनर लेवल के मैजिक के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है। पर यहाँ लड़की की हालत तुम देख ही सकते हो, वो बिल्कुल रोने पे ही आ गई है। एमसी इसको मैजिक एक्सप्लेन करने लगता है और यहाँ ये लड़की देखते हुए मन में सोचती है अरे नहीं मुझे तो यहाँ पर भरोसा ही नहीं सो रहा कि मैं इसके साथ चल रही हूँ और मैं स्पेशल क्लास का मैजिक सीख रही हूँ, नो वे। और इस लड़की की शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि इसे कोई किडनैप करके लेके आया और कोई भारी भरकम काम करवाने वाला है। पर ये लड़की मन में इमेजिन करती हुई सोचती है कि वो जब स्पेशल क्लास का मैजिक का इस्तेमाल करेगी चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल धमाके होने लगेंगे। और वो सोच रही थी कि स्पेशल ग्रेड का मैजिक तो ऐसा ही होता है, हर जगह धमाके धमाके हो रहे हैं और यहाँ बिगनर लेवल के मैजिक के साथ तो इसकी कोई कंपैरिजन भी नहीं है। बिल्कुल एमसी की नॉलेज ने तो इसको पूरा पागल ही कर दिया है। फिर एमसी आगे चला जाता है और वो कहता है ठीक है तो अब जिस स्पेल का तुम इस्तेमाल करने वाली हो वो है एक स्पेशल क्लास मैजिक प्रोमिनेंस गेट। ये एक फायर बेस्ड स्पेल है, ये आसान होता है हैंडल करने के लिए, इतनी दूरी काफी होगी, चलो शुरू करो। यहाँ ये लड़की सोचती है ये स्पेल जो इसने बताया ये मुझे फायर स्पीयर की तरह सिमिलर क्यों लग रहा है। फिर वो मन में सोचती है कि यहाँ तो ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं कि मैं स्पेशल क्लास का मैजिक इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकती हूँ। यहाँ उसे स्पेल का इस्तेमाल करने से पहले खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, पर वो इस डाउट को अपने ऊपर ज्यादा समय तक रहने नहीं देती और वो खुद को शांत करती है और वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा ही हमेशा के लिए नहीं सोच सकती। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मैं ताकतवर कैसे बनूंगी। देन वो फायर स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए तैयार करती है और वो कहती है कि हाँ, मैं ताकतवर जरूर बन के रहूंगी। ये देख के एमसी कहता है, लगता है तुम आप तैयार हो। तो ये लड़की भी कहती है फिर वो एकदम से चिल्लाती है कि भले मैं स्पेशल क्लास का मैजिक कास्ट कर सकूं, पर अगर मैंने वो मैजिक कास्ट कर दिया तो यहाँ वो सब कुछ खत्म नहीं कर देगा। तो एमसी कहता है नॉर्मली में तो हाँ ये करेगा, पर इस बार इसका एम मेरी तरफ रखो और बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना, बस स्पेल कास्ट करो और इसके बाद क्या होगा उसकी चिंता मत करो। तो ये लड़की भी फुल स्पीड में चिल्लाती है, हाँ समझ गई। पर एमसी कहता है, ओ अब तो देखो तुम बिल्कुल भी कांप नहीं रही हो। तो इसके रिप्लाई में ये लड़की अपना मैजिक कास्ट करते हुए कहती है कि अगर मैं खुद को ही ऐसे सप्रेस करती रहूंगी तो मैं तो खुद से ही खुद को खत्म कर लूंगी, और इसके साथ साथ तुमने उन मॉन्स्टर्स को तो इतनी आसानी से खत्म कर दिया था और तुम्हारी नजरों से ऐसा लग रहा था कि वो मॉन्स्टर्स तुम्हारी नजरों में कुछ है ही नहीं, इसीलिए मैं अब तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत पावरफुल हो सीनियर डेरिया। और वो जैसे ही डेरिया का नाम चिल्लाती है उसके पैरों के नीचे एक पावरफुल सा सर्कल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्लेम्स निकलने लगती हैं। ये फ्लेम्स बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगती हैं और वो एक अजीब सा गेट को समन कर देती हैं, और ये गेट इसी लड़की के पीछे ही आके समन हुआ था। पर ये लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने आसपास की फ्लेम्स को ही देख रही थी, उसे नहीं पता है कि उसके पीछे एक ये जायंट दरवाजा खड़ा है। वो गेट धीरे धीरे करके ओपन हो रहा था और जैसे जैसे वो ओपन हो रहा था उसके अंदर से मैसिव फ्लेम्स निकल रही थी और ये लड़की एकदम से चिल्लाती है, प्रोमिनेंस गेट। और इसके चिल्लाने से पीछे से इसे कुछ तो फील होता है, इससे ये अलर्ट होकर पीछे की तरफ देखती है तो वो देखती है कि ये तो सच में स्पेशल क्लास का मैजिक है। वो घबराते हुए डेरिया को आवाज लगाती है, पर अब ये मिसाइल एमसी की तरफ बढ़ चुकी है। पर एमसी कहता है, वेल डन, चलो अब इस छोटे से टेस्ट को यहीं पर ही खत्म करते हैं। वो एक चुटकी हो जाता है, बस एक छोटी सी चुटकी सही इतनी जायगेंटिक फायरबॉल के आसपास एक अजीब सही बैरियर बनने लगता है और बस देखते ही देखते ये पूरी की पूरी फायरबॉल एक अजीब से बैरियर में कवर हो जाती है। ये लड़की इस असीम शक्ति के सामने बस देखती रह जाती है, उसका मुंह खुला ही रह जाता है क्योंकि ये नजारा देखने लायक तो था। एक जायंट फायरबॉल जो फटने के लिए तैयार है, पर उससे भी बड़ा बैरियर जो कि उसे कवर करके रखा है, और एकदम से वो बैरियर आसमान में जाता है और वहीं पे जाके फट जाता है। और ये दोनों भी अब यहीं पर ही देख रहे थे। बैरियर के टूटे हुए फ्रेगमेंट्स नीचे गिरने लगते हैं और एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि देखा, मेरे ऊपर भरोसा करना तुम्हारा राइट डिसीजन था ना, तुमने सक्सेसफुली स्पेशल क्लास मैजिक को कास्ट कर लिया। ये लड़की तो बस अमेजमेंट में एमसी की तरफ देखती जा रही थी, पर एमसी बिना कुछ इसकी तरफ देखे कहता है, चलो ये तो अच्छा हुआ कि आसपास कोई डैमेज नहीं हुआ किसी चीज को। ये लड़की तो यहाँ एमसी की तरफ शॉकिंग निगाह से देखती जा रही थी और वो कहती है कि आखिर आप हैं कौन सीनियर डेरिया। यहाँ डेरिया बत्ती से दिखाते हुए कहता है, मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, यहाँ जरूरी है कि तुमने स्पेशल क्लास का मैजिक कास्ट कर लिया है। तो ये लड़की भी रियलाइज करती है और वो फिर से अपना मुंह खोल के बस इसको देखने लग जाती है। फिर वो खुद को ही फील करती है और वो कहती है, हाँ ये तो सच है, मैंने सच में स्पेशल क्लास का मैजिक कास्ट किया। और वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। देन वो अपने हाथों को देखती है और वो कहती है, भले मैं एक बिगिनर मैजिक को भी हैंडल नहीं कर सकती और भले ही मैं बस एक फेलियर ही क्यों ना हो, पर फिर भी यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी अपनी इस पावर को। और पर अपना एमसी यहाँ सोच रहा था कि सीलिया, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा ग्रो कर गई हो। अभी जहाँ ओवरऑल मेजेस का लेवल डिक्लाइन में जा रहा है, वहाँ हमें और पहले से भी प्रॉपर ज्यादा पावरफुल मेजेस की जरूरत पड़ेगी। फिर वो सीलिया को आवाज लगाता है तो सीलिया भी बड़े प्यार से इसकी तरफ शर्माते हुए देखती है। तो एमसी एकदम स्टन लुक के साथ फुल सीरियस आवाज में कहता है, कैसा रहेगा कि तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ। और यहीं पर ही मैं एपिसोड को खत्म करता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, इसके तो बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, पर ये अब तुम्हारे रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कि नहीं। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो और इस सीरीज के बारे में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊं या ना आऊं, या पहले से इसको किसी ने एक्सप्लेन कर रखा है। वैसे पर्सनली मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर किसी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो मैं इसके पार्ट्स जरूर लेके आऊंगा। अगर इस पे 10,000 रेगुलर व्यूअर्स भी आ रहे हैं ना तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। वैसे तो मेरे हर वीडियो पे 10,000 रेगुलर व्यूअर्स आ ही जाते हैं, बस इसको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया हो। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना।